Hello, dear future doctors and students. Welcome to you at MED and to T Educational Channel. Dear students, as you know, चाहे बात नीट एंट्रेंस एग्जाम की बात हो या बोर्ड की बात हो, सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड की बात हो, एनसीईआरटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। एनसीईआरटी बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी बुक्स अगर किसी को समझ में आ जाती है टू द पॉइंट, देन ही विल डेफिनेटली गॉट थ्रू देम। खासकर बायो की बात है, जहाँ तक मेरा मानना है बायो के लिए एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है। बायो में एनसीईआरटी बुक्स की हर लाइन, हर पैराग्राफ को समझेंगे। हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी बुक के अराउंड ही जाएंगे। काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बट मैं जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशली फॉर 12th बोर्ड एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इसमें मैंने देखा कि क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से होता है और एनसीईआरटी बुक्स स्टूडेंट्स को डिफर लगता है कुछ पॉइंट्स इनको समझने में। खैर, हम एनसीईआरटी बुक के थ्रू जाएंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 5 का फर्स्ट पैराग्राफ समझने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में है डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या कहता है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। पहले समझते बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स होता है प्रोसेस रिलेटेड टू लिविंग थिंग। जितने भी लिविंग बॉडी होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें जो प्रोसेसेस होते हैं, उनके अंदर जो प्रोसेस प्रक्रियाएं चलती रहती है, जो एक्टिविटी चलती रहती है, उसी को कहते हैं प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन पहले क्या है? किसी भी लिविंग थिंग का एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स हो गया यंग वंस, दैट इज डियर सन कह सकते हैं, और बेबी। लाइफ क्या कहता है? रिप्रोडक्शन वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म यंग वंस यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये आगे क्यों करेगा ये हम समझेंगे जेनेटिक्स में। ठीक है, जेनेटिक्स में हम समझेंगे कि ऑफस्प्रिंग अपने ही जैसा क्यों होता है। हम समझेंगे कि जैसे काऊ है, काल्फ को ही क्यों जन्म देती है, पप को क्यों नहीं। डॉग है या बिच है, वो पप को जन्म देती है, काल्फ को क्यों नहीं। मेयर है ना, वो फो को ही जन्म देती है, फॉर को ही जन्म देती है ना। क्रो का ही बच्चा है, पिग है, पिगलेट को ही जन्म देता है। पिग जो है काल्फ को क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है, या कोई ह्यूमन है काल्फ को क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है, वो जेनेटिक्स में हम लोग समझेंगे। तो वही कहता है रिप्रोडक्शन। अब अगर डेफिनेशन आया, पहला डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या कहेंगे? अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। वैसा लाइफ प्रोसेस जिसमें वो ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट अगला लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ सिमिलर ऑफस्प्रिंग और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ये चलिए ये हटा दीजिए, हो गया। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। हो गया। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। अब जो कहता है ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मींस हो गया बेबी क्रिएचर, बेबी। ये क्या करता है? ग्रो। ग्रोथ मींस क्या होता है? ग्रोथ।
इंक्रीजिंग इन दियर साइज और मैच्योरिटी। ग्रोथ हो गया, मैच्योरिटी मीन्स पहले बेबी होगा, है ना, बेबी, चाइल्ड, ह्यूमन की बात करते हैं, फिर टीनेजर, टीनेज होगा, टीनेज के बाद एडल्ट होगा, एडल्ट के बाद ओल्ड होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है, ग्रो करता है। मैच्योर, वो मैच्योर होता है, मैच्योरिटी का मतलब होता है उसके बॉडी के सारे ऑर्गन प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर देते हैं। मैच्योरिटी मतलब जितने भी फंक्शन हैं उनके बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टीनेज में यानी चाइल्ड एज में, चाइल्डहुड में ऑर्गेनिज्म के बॉडी के कुछ ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कहता है बट किस एज में ये ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, मीन्स खास करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं, एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, और फिर वो न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू बेबी को प्रोड्यूस कर देते हैं। Thus there is a cycle of birth, growth and death. ये कहता है साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको समझना है। तो बायोलॉजिकल साइकिल का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल स्टेट, एक ऑर्गेनिज्म किस स्टेट से किस स्टेट में आता है। तो बायोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले बर्थ जन्म लेता है, इसके बाद इसका ग्रोथ होता है, या इसको हम कह सकते हैं वो मैच्योर होता है, हाँ। ऑर्गेनिज्म जन्म लिया, मैच्योर हुआ, ग्रो किया मीन्स ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर कर दिया, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शन कर लिया, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया, और उसके बाद वो क्या हो गया, डेथ हो गया। ये इसका लाइफ साइकिल है। जैसे मैं भी जन्म लिया, अब इतना बड़ा हूँ, फिर क्या होगा, एक एज के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, दैट इज लाइफ साइकिल। तो ये कहता है कि इस अर्थ पर साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ है, यानी लाइफ साइकिल चलता रहता है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये बता रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये अगेन इंपॉर्टेंट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो गया कि रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, रिप्रोडक्शन के कारण कि कोई किसी भी स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज कई जनरेशन तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, दूसरे तीसरे जनरेशन तक वो कंटिन्यू करता है। जैसा कि इसमें कहे बेबी हो गया, क्या हो गया, वो एडल्ट हुआ, ओल्ड हो गया, ओल्ड होने के बाद इसका डेथ हो गया, यानी ऑर्गेनिज्म का साइकिल चलता रहता है, जिसका बर्थ होता है उसका डेथ भी होता है। तो बर्थ और डेथ के साथ एक नए जनरेशन का प्रोड्यूस हो जाता है। तो वही कहता है कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो रिप्रोडक्शन किसी भी स्पेसीज की कई जनरेशन तक उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। जैसे ह्यूमन कब आया है ना, उसी कई सारे जनरेशन, आप अपनी बात कीजिए, आपके ऊपर दादाजी होंगे, उनसे फिर दादाजी हुए, दादाजी से पिताजी हुए, पिताजी के बाद आप हुए, फिर आपके सन होंगे, है ना, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, है ना, आपके चिल्ड्रन होंगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, तो कई जनरेशन हो गया, 5-6 जनरेशन, इस तरह से आगे और जनरेशन चलता चला जाएगा। जैसे दादा, परदादा, छकरदादा, लकड़दादा, ऊपर से वो चले गए, नीचे गए तो पोते पर पोते, लकड़ पोते, छकर पोते, कई जनरेशन चलते जाएंगे। तो ये जनरेशन किसके कारण पॉसिबल है, रिप्रोडक्शन के कारण। यदि रिप्रोडक्शन नहीं हो, ऑर्गेनिज्म, यदि रिप्रोडक्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन नहीं हो तो क्या होगा, तो कह रहा हैड एन ऑर्गेनिज्म नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस देन दैट ऑर्गेनिज्म विल एक्सटिंक्ट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। उसका जो लाइफ पीरियड है, उसका जो लाइफ है, एज है, उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 says there is a large diversity in the habitat in the biological world, and each organism has evolved its own mechanism
to multiply and produce offspring. पैराग्राफ नंबर 2 की फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ नंबर 2 कुछ टर्म्स है तो समझना है। देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी, पहले समझना डाइवर्सिटी क्या है। इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, बायोलॉजिकल मीन्स हो गया लिविंग वर्ल्ड, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. That is called mechanism of reproduction. इसको हम कह सकते हैं mechanism of reproduction. इसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं mechanism of reproduction. कहता है there is large diversity. Diversity क्या है? Diversity anatomical and morphological differences in the external form of organism. That is called diversity. ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमिकल मतलब बॉडी डिजाइन एंड मॉर्फोलॉजिकल बॉडी फंक्शन, इनमें जो डिफरेंसेस होता है दैट इज डिफरेंस इन एक्सटर्नल फॉर्म, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीन आधार पर, तीन बेसिस पर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस होता है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। पहला इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स बॉडी में कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से ऑर्गन सिस्टम है ना। पहले ये डिपेंड करता है कि ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं, क्या वो ऑर्गन सिस्टम कंप्लीटली डेवलप्ड है। जैसे अगर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी मॉर्फोलॉजी अलग होगी और उनके ऑर्गन सिस्टम अलग होंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अलग हो जाएंगे। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते थे एनिमल्स के अलग होंगे, जैसे काऊ का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा, है ना, या ह्यूमन का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा। तो कर हर ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो कर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग है। कुछ ऑटोट्रॉपिक है, कुछ हेट्रोट्रॉपिक है। अब हेट्रोट्रॉपिक में कुछ हार्बीवर्स है, कुछ कार्निवोर है, कुछ ओमनीवर्स है। तो उनमें जो डिफरेंसेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंसेस। अब बायोलॉजी की बात करते हैं तो डिफरेंसेस ऑफ व्हाट? तो डिफरेंसेस ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, डिफरेंसेस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, डिफरेंसेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तीन डिफरेंसेस की हम बात करते हैं मेनली। डाइवर्सिटी में क्या बात करते हैं? डाइवर्सिटी में क्या करते हैं? डिफरेंस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कैसा कैसा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एंड डिफरेंस इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंस इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर इस आधार पर बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि इस अर्थ पर नोन स्पेसीज कितने हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं। तो कहता है इस धरती पर अबाउट 20 लाख स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, 20 लाख स्पेसीज। ये सारे के सारे स्पेसीज एक दूसरे से किसी न किसी आधार पर डिफरेंट है। तो भाई कहता है देयर इज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बायोलॉजिकल वर्ल्ड मींस हो गया लिविंग वर्ल्ड, लिविंग थिंग की बात हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो इस अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है और हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन डेवलप किया है। हर ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म अलग अलग है। हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। आगे कहता है the organism habitat, its internal physiology and several other factors are responsible for how it reproduce. Means factors affecting reproduction, mode of reproduction, factors affecting mode of reproduction, mode of reproduction, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन कौन हो सकता है। ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट है। क्या कहता है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन हैं। तो पहले बात करते हैं, पहला फैक्टर है जिसे कहते हैं हैबिटेट। आपका एनसीईआरटी कहता है, क्या कहता है ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इसकी बात कर रहा है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है हैबिटेट। हैबिटेट मींस हो गया हाइडिंग प्लेस। हैबिटेट हाइडिंग प्लेस, वह जगह जहां पर ऑर्गेनिज्म
अपने आप को छिपा कर रखता है, जहां वो अपने आप को सेफ मानता है, जहां अपने आप को कंफर्टेबल मानता है, जहां पर वो कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है, जहां पर वो अपने ऑफस्प्रिंग को रख सकता है, हैबिटेट कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, माइस को ले लीजिए, चूहे को ले लीजिए, वो अपने बच्चों को बिल में छुपो कर रखता है ना। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में रखती है, शेर अपने बच्चे को मांद के अंदर छुपा कर रखता है। हर ऑर्गेनिज्म अपने अपने ऑफस्प्रिंग को छिपा कर रखता है, क्योंकि वो उनके जो ऑफस्प्रिंग कंपैरेटिवली वीकर होते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे ऑफस्प्रिंग को हमारे किसी अदर एनिमल से, अदर किसी क्रीचर से कोई डेंजर है, खतरे से बचा कर रखता है। तो पहला हो गया हैबिटेट। अब हैबिटेट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन को भी अफेक्ट करता है। हैबिटेट मीन्स होता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हैबिटेट मीन्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो एक चीज जान लीजिएगा कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कोई भी ऑर्गेनिज्म जितना डायरेक्टली कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को जितना सिक्योर्ड महसूस करेगा, उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन उतना ही कम होगा, और कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को जितना इनसिक्योर महसूस करेगा, उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा, वो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि आप जानते हैं, फिशेस की बात करते हैं, बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं। फ्रॉग की बात करें, बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं। क्यों ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि इनके पास कोई सेफ हैबिटेट नहीं है, इनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। ह्यूमन की बात करते हैं, बहुत कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, एक या दो बच्चे संतान करते हैं। अब तो एक संतान की बात हो रही है, दो संतान की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, उन्हें पता है कि हम अपने आप को बच्चों को बचा सकते हैं। अब किसी से बचा सकते हैं, तो सिक्योरिटी उन्हें दो चीजों से चाहिए। सिक्योरिटी तो एक तो चाहिए एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कार्निवर्स से, कोई खा गया उसे, या कोई इंसेक्ट मार दिया मार से, या डिजीजे से बचाने के लिए। तो अगर ऑर्गेनिज्म में सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा तो उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम होगा, अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा हो कम होगा तो उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हाई होगा। फिशेज का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इसलिए हाई है क्योंकि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी कम है। बहुत सारे अलग क्रीचर्स भी हैं जो वो खा जाते हैं, ठीक है, फास्ट। इसके बाद हम बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट में कहते हैं कि वार्मर द क्लाइमेट हायर द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों? क्योंकि अगर क्लाइमेट वार्मर है, अगर वार्मर क्लाइमेट है तो प्यूबर्टी अर्ली हो जाएगा, वो जो ऑर्गेनिज्म जल्दी परिपक्व हो जाएगा। तो अगर क्लाइमेट वार्मर है तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हाई होगा, क्लाइमेट कोल्डर होगा तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन लो होगा। तो एक तो फैक्टर हो गया क्लाइमेट हैबिटेट, दूसरा हो गया क्लाइमेट, तीसरा कहता है इंटरनल फिजियोलॉजी एंड मीन्स होता है, इसको आप कह सकते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसा कि पता है कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। तो कुछ रिप्रोडक्शन, कुछ ऐसे रिप्रोडक्शन होता है जिनमें अपेक्षाकृत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, कुछ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, कुछ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्लो होता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लोअर होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर होता है। तो इंटरनल फिजियोलॉजी का मतलब हो गया कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो किस तरह का रिप्रोडक्शन है। अगर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस है तो उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लो होगा, अगर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फास्ट होगा, ठीक है। देन कहता है ब्रीडिंग सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ मेल। अगर मेल अधिक है तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम होगा, अगर मेल कम है तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन
ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर मेल कम है, फीमेल ज़्यादा है, तो उनमें कंपटीशन होगा और उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हाई होगा। उसके बाद होता है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब कितनी देर तक लाइट रहता है। अगर फोटो पीरियड अगर लाइट नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इनसिक्योर फील करता है और वो अपने आप को हाइड अप कर लेता है, वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशंस जिसको कह सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को सिस्ट के अंदर पैक कर लेता है और वो फिर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो कहता है कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोटो पीरियड। अगर फोटो पीरियड हाई है तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लो होगा, फोटो पीरियड कम है तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हाई होगा। Based on where there is participation of one organism or two। अब इसमें ये सेंटेंस कह रहा है कि रिप्रोडक्शन में या तो सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो सकता है या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर सकता है। या तो रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है या रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन है। इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। अब कहता है रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। अब ये जो रिप्रोडक्शन की क्लासिफिकेशन है इस आधार पर है कि उसमें कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। अगर रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है तो वो हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन में टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है तो वो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। When offspring is produced by a single parent with or without gamete formation। गैमेट फॉर्मेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ ओवम एंड एग। यदि गैमेट नहीं बनता है यानी ओवम और एग फ्यूजन नहीं होता है या नहीं होता है, बट उसमें एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, डेफिनेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पैरेंट विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। यानी यदि रिप्रोडक्शन में सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व हो और गैमेट फॉर्मेशन हो भी या नहीं भी हो, तो सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व हो तो हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। When two parents of opposite sex means एक मेल और एक फीमेल। अब यहाँ पर कंसेप्ट हम समझेंगे मेल क्या है फीमेल क्या है। तो मेल कहता है कि ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस मेल सेक्स सेल, और इसको हम लोग कह सकते हैं स्पर्म, या फिर आप इसको कह सकते हैं पोलन ग्रेन। दोनों में से कोई मेल सेक्स है स्पर्म और पोलन ग्रेन। और फीमेल ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस ओवम। तो तो कहना है कि यदि दो पैरेंट मेल और फीमेल अपोजिट सेक्स है ना, मेल और फीमेल पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो कहता है कि यदि रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म अपोजिट सेक्स के दो ऑर्गेनिज्म यानी मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करे और उसमें फर्टिलाइजेशन हो, द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो कहता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, डायरेक्टली है टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस and also involve fusion of male and female gamete or fertilization
इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आज हम डिस्कस किए एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 5 के पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस पैराग्राफ नंबर 3। ओके, सो कीप ऑन वाचिंग, और जहां भी आवश्यकता होगी हम नीट एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस को डील करते रहेंगे, और या एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा तो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स फॉर